दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है किले का कैदी। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। जासूसी और एक्शन होती है इनकी। तो पढ़ते हैं इसको। किले का कैदी। अर्जुना देश के एक गुप्त फौजी हवाई अड्डे से एक छोटे विमान ने टेक ऑफ किया। इस विमान को अर्जुना एयरफोर्स का एक दक्ष पायलट उड़ा रहा था। पायलट के बराबर वाली सीट पर एक ब्रीफकेस रखा था। यह ब्रीफकेस अत्यंत महत्वपूर्ण था। पायलट को ब्रीफकेस इजराइल की राजधानी पहुंचाने के आदेश दिए गए थे। विमान समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहा था। मैं इस समय पोर्ट निकाउ के ऊपर उड़ रहा हूँ। पोर्ट निकाउ वास्तव में एक स्वतंत्र द्वीप था। अचानक ही पायलट को जहाज के इंजन में कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ। यह इंजन को क्या हो रहा है? गर्र गर्र। अचानक जहाज के इंजन बंद हो गए और वह नीचे गिरने लगा। अब उसके पायलट को अपनी जान बचाने की चिंता थी। उसने तुरंत इंजेक्शन स्विच दबाया और जहाज की स्वचालित प्रणाली ने उसे सीट से बाहर उछाल दिया। जहाज पायलट से पहले समुद्र में जाकर गिरा। छपाक। वह महत्वपूर्ण ब्रीफकेस जहाज के साथ ही समुद्र में डूब गया। पायलट की सीट से बंधा हुआ पैराशूट खुल चुका था और वह धीरे धीरे नीचे जा रहा था। पानी में गिरने के बाद समुद्र की तेज लहरें पायलट को सीट सहित अपने साथ बहाकर एक अज्ञात दिशा में ले गई। भारतीय सीक्रेट सर्विस के चीफ जनरल दुबे ने जहाज गिरने की यह घटना अमर को सुनाने के बाद कहा, उस ब्रीफकेस में एक विनाशकारी बम का फार्मूला था मिस्टर अमर। बम का फार्मूला? हाँ, वह फार्मूला अर्जुना के एक वैज्ञानिक ने तैयार किया था। लेकिन क्योंकि अर्जुना ने अभी इतनी प्रगति नहीं की है कि वह बम का निर्माण अपने यहाँ कर सके, इसलिए वहां की सरकार ने वह फार्मूला इजराइल सरकार के हाथ बेच दिया था। यानी पायलट वह ब्रीफकेस इजराइल लेकर जा रहा था। हाँ, लेकिन उसका जहाज पोर्ट निकाउ के निकट गिर पड़ा। पायलट जहाज से कूद गया और अब वह कहाँ है यह कोई नहीं जानता। और वह जहाज जहाज समुद्र में किस स्थान पर गिरा था यह भी कोई नहीं जानता। जहाज में वह ब्रीफकेस भी है जिसमें फार्मूला है, और उस फार्मूले की तलाश में विभिन्न देशों के जासूस पोर्ट निकाउ पहुंचने लगे हैं। आपका मतलब है बहुत से देश उस फार्मूले को प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, और हम यह नहीं चाहते कि वह फार्मूला किसी अन्य देश के हाथ लगे, क्योंकि जो भी देश उस वह बम बना लेगा उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। आप वह फार्मूला अपने देश के लिए प्राप्त करना चाहते हैं? नहीं, मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि वह फार्मूला नष्ट हो जाए, कोई भी देश उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जिस वैज्ञानिक ने वह फार्मूला तैयार किया है वह उसे दोबारा भी तैयार कर सकता है। वह वैज्ञानिक मर चुका है। उसकी मौत के बाद ही फार्मूला इजराइल को बेचा गया था। मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम पोर्ट निकाउ चले जाओ। दूसरे देश के जासूसों की तरह तुम भी उस फार्मूले को समुद्र में ढूंढने की कोशिश करो। अगर मिल जाए तो उसे नष्ट कर दो। एक बात मैं तुम्हें बताना भूल गया हूँ, वह यह है कि फार्मूले वाले उस ब्रीफकेस के भीतर एक बम फिट है। यदि उस ब्रीफकेस को उसकी असली चाबी के अलावा किसी दूसरी चाबी से खोलने की कोशिश की जाएगी या ताले के साथ जबरदस्ती की जाएगी तो वह बम फट जाएगा और ब्रीफकेस तथा फार्मूले के साथ उस व्यक्ति के भी परखच्चे उड़ जाएंगे जो ब्रीफकेस खोल रहा होगा। बम वाली यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ, क्योंकि अर्जुना सीक्रेट सर्विस में हमारा एक एजेंट काम करता है। उसने मुझे यह सूचना भेजी है। दूसरे देश के जासूस यह बात नहीं जानते। ठीक है सर, मैं पोर्ट निकाउ चला जाता हूँ। वहां पहुंचकर मैं अपनी ओर से उस डूबे हुए जहाज को तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर सफलता न मिली तो मुझे दोष न दीजिएगा। तुम्हें कोई दोष नहीं देगा, लेकिन मुझे यह भी विश्वास है कि तुम असफल नहीं रह सकते। मुझे तुम्हारी प्रतिभा और क्षमता पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सर। पोर्ट निकाउ चलने की बात सुनकर अकबर खुशी से उछल पड़ा था। याहू! यह क्या बदतमीजी है, क्या पागल हो गए हो? पागल नहीं हुआ, मैं अपनी खुशी प्रकट करने कर रहा हूँ। आज कितने दिनों बाद आपको मेरा ख्याल आया है। मैं भी बहुत दिनों से तफरीक करने की सोच रहा था। हम आज तफरीक करने नहीं जा रहे हैं मूर्ख। फिर क्या अंडे देने जा रहे हैं? बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। ठीक है, सुनाइए। पोर्ट निकाउ हम दोनों एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जाएंगे। तुम वहां के होटल स्टीमर में ठहरोगे और मुझसे मिलने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगे। मुझे जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी खुद ही तुमसे संपर्क करूंगा। ठीक है जी, हम तो कोल्लू के बैल हैं। जब हमारी जरूरत पड़ती है तभी याद किया जाता है हमें, वरना कोई पूछता भी नहीं कि हम कहाँ घास चर रहे हैं। हा हा हा।
2 दिन बाद अमर पोर्ट निकाउ के एक बार में बैठा था। यह बार यहाँ तफरीह की सबसे बड़ी जगह है। मेरी तरह दूसरे देशों के जासूस भी यहाँ समय बिताने आते होंगे। पोर्ट निकाउ में अमर ने स्वयं को एक गोताखोर के रूप में परिचित कराया था। बार में वह अपनी मेज पर लोगों को बुलाकर शराब पिलाता और उन्हें झूठे किस्से सुनाता। समुद्र में डूबे हुए खजाने को तलाश करने में मेरा जवाब नहीं। अच्छा, हाँ, मैं पानी में इतनी गहराई तक जा सकता हूँ जहाँ तक साधारण व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। फिर तो तुम कमाल के आदमी हो। तभी निकट वाली टेबल पर बैठे हुए कुछ लोग आपस में लड़ पड़े। भ्यूम, ओह, अरे वह तीनों मिलकर अकेले को मार रहे हैं। मारने दो, चारों यहाँ के नामी बदमाश हैं। तुम उनके मामले में मत पड़ो। लेकिन मैं किसी को पिटते हुए नहीं देख सकता। ठहरो, शर्म नहीं आती? 3 आदमी मिलकर अकेले को पीट रहे हो। तू कौन है बे? तुम मुझे टार्जन कह सकते हो। और अगर तुमने इस बेचारे को पीटना बंद नहीं किया तो मैं तुम तीनों को मार मार कर इंसान से दोबारा बंदर बना दूंगा। बंदर तो हम तुझे बनाते बेटा। तो फिर आजा। और वह उन तीनों से भिड़ गया। थॉड, फ्यूम। वह तीनों अमर को छू भी नहीं पा रहे थे, जबकि वह उछल उछल कर उन पर मुक्के बरसा रहा था। भीषुम। फिर उसने एक व्यक्ति को उठाकर मेज पर दे मारा। धड़ाक। दूसरे के पेट में उसकी शक्तिशाली लात पड़ी। आई। और तीसरे के जबड़े पर एक धमाकेदार गुस्सा। भीषुम। उफ। फिर उन तीनों ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी। ठहरो तो भाइयों, बंदर नहीं बनाओगे मुझे? बाद में उपस्थित लोगों ने अमर को घेर लिया। तुमने कमाल कर दिया, बहुत बहादुर हो, लड़ना अच्छा जानते हो। अपना तो सारा जीवन ही लड़ने भिड़ने में बीता है। हर तरह का खतरा मोल लेना हमारी हॉबी है, चाहे वह खतरा समुद्र के नीचे गहरे पानी में हो या खुशकी पर हो। कुछ देर बाद जब अमर बार से निकलकर टैक्सी की प्रतीक्षा में खड़ा था। हेलो मिस्टर टार्जन। हेलो, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मुझे नहीं जानते। मैंने अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बार में लड़ते देखा था। आप सचमुच बहादुर हैं। थैंक यू। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐतराज न हो तो मेरी गाड़ी में आ जाइए। अमर तुरंत गाड़ी में बैठ गया। बाय द वे, मेरा नाम टार्जन नहीं बल्कि अमर खन्ना है, और मुझे रोनाल्ड कहते हैं। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद रोनाल्ड ने अचानक कहा, मिस्टर अमर, इन दिनों मैं समुद्र में डूबे हुए एक हवाई जहाज की खोज कर रहा हूँ। बाद में मैंने आपको किसी से कहते सुना था कि आप समुद्र में डूबी हुई चीजें तलाश करने में दक्ष हैं। अमर का दिल बड़ी जोर से धड़का था। ओह, तो रोनाल्ड उसी जहाज की तलाश में है। पता नहीं है किस देश का जासूस है। जी हाँ। तो क्या आप मेरे लिए काम करना पसंद करेंगे? अगर माल मिलेगा तो जरूर करूंगा। माल की आप चिंता न कीजिए, आपकी मेहनत का पूरा मेहनताना दिया जाएगा। लेकिन विस्तार से बात करने के लिए आपको कल सुबह मेरे स्टीमर पर आना होगा। स्टीमर पर? हाँ, मेरा स्टीमर तट पर खड़ा है। उसका नाम सी क्वीन है। कल सुबह 9 बजे आप स्टीमर पर आ जाइए। ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। फिर रोनाल्ड अमर को उसके होटल के सामने उतार कर चला गया। अगली सुबह अमर स्टीमर सी क्वीन पर पहुंच गया। वेलकम मिस्टर अमर। थैंक्स। रोनाल्ड उसे भीतर एक सुसज्जित केबिन में लेकर आया। अब काम की बात हो जाए मिस्टर रोनाल्ड। जरूर। फिर रोनाल्ड ने अमर को एक कहानी सुनाई। मिस्टर अमर, बात यह है कि कुछ दिनों पहले अर्जुना देश का एक विमान समुद्र में गिर गया था। विमान में एक ब्रीफकेस है जिसमें करोड़ों डॉलर के हीरे बंद है। लेकिन मुश्किल यह है कि कोई भी यह नहीं जानता कि वह विमान समुद्र में किस स्थान पर गिरा था। मैं उसी जहाज की तलाश में हूँ ताकि वह ब्रीफकेस प्राप्त करके हीरो का मालिक बन सकूं। कहानी अच्छी बनाई बच्चे, लेकिन हम भी तुझे ऐसा चक्कर देंगे कि याद रखेगा। लेकिन जब विमान गिरने का सही स्थान का पता ही नहीं है तो उसे खोजा कैसे जाएगा? जहाज खोजने के लिए हमें उस पायलट तक पहुंचना होगा जो उस जहाज में को उड़ा रहा था। केवल वही बता सकता कि दुर्घटना के समय जहाज किस स्थान पर उड़ रहा था। लेकिन वह पायलट है कहाँ? यह भी एक दिलचस्प बात है। वह पायलट यहाँ से 20 मील दूर एक टापू पर कैद है। कैद है? किसकी कैद में है वह? अर्जुना के बागियों की कैद में। उस टापू पर एक किला जो बागियों का अड्डा है। संयोगवश वह पायलट समुद्र में तैरता हुआ उस टापू पर पहुंच गया और बागियों ने उसे अर्जुना का जासूस समझकर बंदी बना लिया। और मिस्टर अमर,
मैं उस पायलट को बागियों की कैद से छुड़ाना चाहता हूँ, ताकि उससे यह जाना जा सके कि उसका विमान कहाँ गिरा था। यह काम काफी खतरनाक है। मुझे एक बहादुर साथी की जरूरत है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस कठिन काम को अंजाम दे सकते हैं। मुझे तो मजा एक कठिन काम करने में आता है, लेकिन पहले यह बताओ कि मुझे हिस्सा कितना मिलेगा। अगर हीरो का ब्रीफकेस मिल गया तो मैं आधे हीरे तुम्हें दे दूंगा। ओके, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। क्या उस पायलट को बागियों की कैद से छुड़ाने की तुमने कोई योजना बनाई है? अभी तक तो नहीं, लेकिन हम उस टापू पर पर्यटकों के रूप में जा सकते हैं। बागी अपने टापू पर पर्यटकों को आने देते हैं क्या? वह एक स्वतंत्र टापू है जहाँ का सारा प्रबंध वहाँ के स्थानीय लोगों के हाथों में है। बागी तो सिर्फ टापू पर बने एक किले में रहते हैं। किले के आसपास वह किसी को नहीं आने देते। फिर तो उस पायलट को कैद से छुड़ाने की योजना उसी टापू पर चलकर बनानी होगी। पहले यह देखना होगा कि किले तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक कहते हो, हम आज ही उस टापू पर चलेंगे। शाम से पहले ही उनका स्टीमर उस टापू के तट से जा लगा, जिसे ओला द्वीप कहा जाता था। 2-3 घंटे बाद तक वह टापू पर इधर उधर घूमते रहे। फिर झोपड़ी में बने एक शराब खाने में आ बैठे, जहाँ बहुत से स्थानीय लोग बैठे शराब पी रहे थे। तुम कुछ पियोगे? नहीं, तुम अपने लिए मंगा लो। रोनाल्ड ने अपने लिए एक शराब मंगाई, मगर एक घूंट लेते ही आख थू। क्या हुआ? बहुत खराब है। मैंने तो सुना था कि यहाँ के लोग नारियल से बड़ी अच्छी शराब बनाते हैं। निकट ही बैठा हुआ एक व्यक्ति उनसे संबोधित हुआ। साहब, लोगों, नारियल की अच्छी शराब पीनी है तो टिंकू के अड्डे पर चले जाओ। टिंकू का अड्डा? हाँ, वह बहुत अच्छी शराब बनाता, थोड़ी महंगी देता है, मगर माल बढ़िया होता है। किले वाले भी उसी से शराब खरीदते हैं। कहाँ है टिंकू का अड्डा? अमर ने जल्दी से पूछा। अड्डे का पता जानकर वह तुरंत ही बाहर निकल गए थे। अगर टिंकू के अड्डे पर किले के लोग आते हैं तो वहां से हमें अच्छी खासी जानकारी मिल सकती है। हाँ। टिंकू का शराब खाना टापू के दूसरे छोर पर एक झोपड़ी में था। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। अरे, यहाँ तो कोई ग्राहक नहीं है। टिंकू के शराब खाने में आपका स्वागत है साहब लोगों। अगर तुम ही टिंकू हो तो हम तुम्हारी शराब की तारीफ सुनकर आए हैं। यहाँ सभी मेरी शराब की तारीफ सुनकर आते हैं, लेकिन जब मैं दाम मांगता हूँ तो भाग जाते हैं। हम नहीं भागेंगे। अगर शराब अच्छी हुई तो दाम भी बढ़िया देंगे। वह दोनों बैठ गए तो टिंकू ने शराब की बोतल और गिलास उनके सामने रख दिए। पीजिए साहब। तुम्हारे यहाँ ग्राहक नहीं आते क्या? महंगी शराब बेचता हूँ ना, इसलिए कोई नहीं आता। अपना धंधा या तो आप जैसे सैलानियों से चलता है, या फिर किले वाले शराब खरीद कर ले जाते हैं। किले में कौन लोग रहते हैं? यह मत पूछे साहब, आप लोग शराब पीजिए और जाइए। किले के लोग यह पसंद नहीं करते कि मेरे अड्डे पर सैलानी आए। तुम उनसे डरते हो? हाँ साहब, वह बड़े जालिम लोग हैं। अरे, ये आवाज कैसी है? वो यह तो ट्रक की आवाज है, शायद किले के सिपाही आ रहे हैं। अमर और रोनाल्ड संभल कर बैठ गए। बाहर ट्रक रुकने की आवाज सुनाई दी थी। फिर तीन व्यक्ति भीतर प्रविष्ट हुए। टिंकू अपने स्थान पर जाकर बैठ चुका था। और टिंकू, एक ड्रम शराब चाहिए। उन तीनों को देखकर अमर के मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने दबे स्वर में रोनाल्ड से कहा, शायद हमारा भाग्य हमारा साथ दे रहा है। रोनाल्ड, अगर हम इन तीनों पर काबू पा ले तो इनके लिबास पहनकर इनके ही वाहन में किले में प्रवेश कर सकते हैं। विचार तो अच्छा है। दोनों ने तुरंत ही अपने पिस्तौल निकाल लिए। तुम तीनों अपने हाथ ऊपर उठा लो। तुरंत ही उनमें से दो ने अपनी स्टैंड गनों की ओर हाथ बढ़ाए, लेकिन धाए धाए आई उफ। तीसरे ने अपने साथियों का अंजाम देखकर तुरंत हाथ ऊपर उठा लिए। तो गोली न चलाना। टिंकू डरकर काउंटर या पीछे छुप गया था। रोनाल्ड ने आगे बढ़कर बागी से उसकी स्टैंड गन ले ली। अमर ने काउंटर के पीछे जाकर टिंकू को कॉलर से पकड़कर उठाया। मुझे छोड़ दो। हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे टिंकू, लेकिन कुछ देर के लिए तुम्हें बेहोश करना होगा, कहकर अमर ने टिंकू के सिर पर रिवॉल्वर का दस्ता दे मारा। धौड़। आह। फिर अमर बाकी के निकट पहुंचा। मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब देने से आनाकानी की तो तुरंत गोली मार दूंगा। पूछो। तुम्हारे किले में अर्जुना का एक विमान चालक कैद है। हाँ। हम उस विमान चालक को कैद से छुड़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमें किले के भीतर जाना होगा।
तुम किले में नहीं जा सकते, फाटक पर सख्त पहरा है। तुम हमें किले के अंदर लेकर चलोगे, हम तुम्हारे मर्द साथियों का लिबास पहन लेंगे, फिर दूर से हमें पहचाना नहीं जा सकेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरे साथी मुझे गद्दार समझकर मार देंगे, और अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें मार देंगे। तुम्हारे लिए दोनों तरफ मौत है, लेकिन हमारा साथ देने में यह लाभ है कि हम वापस जाते हुए तुम्हें भी अपने साथ ले चलेंगे। इसी तरह तुम्हारे साथी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बागी के सामने उनकी बात मानने के सिवाय कोई चारा नहीं था। वह दोनों मर्द बागियों का लिबास पहनकर तीसरे बागी के साथ बाहर आए, जहां उनका ट्रक खड़ा था। ट्रक मैं ड्राइव करूंगा, मेरा साथी तुम्हारी कमर से रिवॉल्वर लगाकर बैठेगा। किले के फाटक पर पहुंचकर तुम पहरेदार से बात करके फाटक खुलवाओगे। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई या पहरेदार को सावधान करने की कोशिश की तो मेरा साथी तुम्हें तुरंत गोली मार देगा। फिर वह ट्रक में बैठकर किले की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वह किले के फाटक पर पहुंच गए। कौन है? रोनाल्ड ने अपने कैदी की कमर में रिवॉल्वर की नाल छुपाई। मैं दाऊद हूं, हम लोग शराब लेने गए थे। तुरंत ही किले का फाटक खुल गया। अमर ट्रक भीतर ले गया। आगे खुला मैदान था। यह ट्रक कहाँ खड़ा होता है? इस मैदान के अंत में पार्किंग है। मैदान के अंत में एक स्थान पर कुछ ट्रक खड़े थे। अमर ने ट्रक वहां ले जाकर रोक दिया। यहाँ तक तो सुरक्षित आगे। अब बताओ, वह पायलट कहाँ कैद है? सामने इमारत में। वहां कितने लोग पहरे पर होंगे? इमारत के बाहर तो पहरा नहीं रहता, लेकिन जिस कमरे में पायलट कैद है उसके बाहर पहरा होगा। ठीक है, तुम हमें उस कमरे तक ले चलो, बाकी हम संभाल देंगे। वह लोग बागियों का लिबास पहने हुए थे, इसलिए तुरंत पहचाने जाने का खतरा नहीं था। अपने कैदी के पीछे चलते हुए वह कॉरिडोर में प्रविष्ट हुए। इस कॉरिडोर के अंत में पायलट का कमरा है। कुछ ही क्षण में वह उस कमरे के निकट पहुंच गए। दो पहरेदार, एक को तुम संभाल लेना। ओके। पहरेदारों ने उन्हें अपना ही साथी समझा था। उनमें से एक, जो दाऊद को पहचानता था, दाऊद से पूछ बैठा, कहाँ घूम रहे हो दाऊद? वह तीनों निकट पहुंच गए। अचानक अमर और रोनाल्ड एक साथ उन पर चढ़ झपटे। फटाक। ओह। ठक। ओह। दाऊद अच्छी प्रकार यह समझ चुका था कि अब इन लोगों का साथ देने में ही इसकी भलाई है, इसलिए वह पूरा सहयोग दे रहा था। उसे भी अंदर खींच लाओ। दूसरे पहरेदार को रोनाल्ड खींचकर कमरे के भीतर ले गया। कमरे में सिर्फ एक बिस्तर लगा हुआ था जिस पर कोई सो रहा था। यही वह पायलट है, मैं इसको जगाता हूँ। झंझोड़ने पर पायलट ने आंखें खोल दी। कौन है? घबराओ मत, हम दोस्त हैं, तुम्हें कैद से छुड़ाने आए हैं, उठकर हमारे साथ चलो। मैं चल नहीं सकता, बागियों ने मेरी दोनों टांगें तोड़ दी हैं। तो मैं तुम्हें कंधे पर उठा लेता हूँ। अमर ने उसे उठाकर कंधे पर लाद लिया। फिर वह कमरे से बाहर आए। अगर हम ट्रक तक सुरक्षित पहुंच गए तो समझ लो फिर कोई खतरा नहीं है। कॉरिडोर में उन्हें कोई पहरेदार नहीं मिला। आज भाग्य पूरी तरह हमारे साथ है। इमारत से बाहर निकलकर वह ट्रक की ओर बढ़े। जल्दी करो। तभी चार पहरेदारों की एक टोली उधर आ निकली। ए, तुम लोग कैदी को कहां ले जा रहे हो? रोनाल्ड ने तुरंत ही पलटकर फायर किया। धोएं। ओह। भागो। पहरेदारों ने उन पर फायरिंग आरंभ कर दी। ओह। ग्रेटेड। रोनाल्ड ट्रक के निकट पहुंचकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अमर के पास आगे जाने का समय नहीं था। उसने पायलट को ट्रक के पिछले हिस्से में डाल दिया और खुद भी चढ़ गया। रोनाल्ड ने ट्रक स्टार्ट करके फाटक की ओर दौड़ा दिया। फाटक पर तैनात पहरेदार समझ नहीं पाए कि क्या हुआ था। वह आश्चर्य से ट्रक को अपनी ओर आते देख रहे थे। रोनाल्ड ने ट्रक उन पर चढ़ा दिया। उफ। ओह। फिर ट्रक फाटक से टकराया। धड़ाक। ट्रक के पिछले भाग में बनी खिड़की से अमर ने रोनाल्ड को निर्देश दिया, सीधे तट की ओर चलते रहो। अभी उन्होंने हमारा पीछा शुरू नहीं किया है। हमारे पास अपने स्टीमर तक पहुंचने का काफी समय है। तभी पायलट जोर से करा उठा। आई। अमर लपक कर उसके निकट पहुंचा। ओ गॉड, यह तो घायल है। इसको पहरेदारों की चलाई हुई गोलियां लगी हैं। यह मर रहा है, नब्ज डूबती जा रही है।
अमर ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, आंखें खोलो दोस्त प्लीज, एक बात बता दो कि तुम्हारा जहाज किस स्थान पर दुर्घटना का शिकार हुआ था। बोलो बोलो दोस्त, तुम्हारा इस समय बोलना सारी मानवता के लिए लाभकारी हो सकता है। पायलट की आंखें बंद थी लेकिन उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अमर ने झुककर उसके होठों से अपना कान लगा दिया था। तट पर जाकर रोनाल्ड ने ट्रक रोका और बाहर निकला। अमर जल्दी करो, पायलट को लेकर नीचे आओ। पायलट मर चुका रोनाल्ड, क्या मतलब? सवाल स्टीमर पर चलकर पूछना, यहाँ रुकने में खतरा है। कुछ ही देर बाद वह स्टीमर में सुरक्षित खुले समुद्र की ओर जा रहे थे। खतरे की सीमा से दूर निकल आने के बाद रोनाल्ड ने पूछा, वह पायलट कैसे मरा अमर? पहरेदारों की गोलियों से। तुम उसके साथ ट्रक के पिछले भाग में थे, क्या उसने मरने से पहले तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, उसने मुझे जहाज गिरने की सही जगह बता दी है। सच? मुझे भी बताओ, उसने तुमसे क्या कहा था? बताना क्या है, कल सुबह मैं समुद्र में गोता लगाकर वह ब्रीफकेस निकाल लाऊंगा। वह रात अमर ने स्टीमर पर ही बिताई। सुबह होते ही उसने रोनाल्ड को स्टीमर एक दिशा में ले चलने का निर्देश दिया। यहाँ से 5 नॉटिकल मील दक्षिण की ओर चलो। स्टीमर गहरे पानी में चला जा रहा था और अमर दिशा सूचक यंत्र देखकर कुछ हिसाब लगाने में व्यस्त था। फिर एक स्थान पर उसने स्टीमर रुकवाया। यहीं रोक दो और एक किश्ती पानी में उतार दो। अमर ने गोताखोरी का लिबास पहन लिया। रोनाल्ड ने स्टीमर से एक छोटी मोटर बोट समुद्र में उतार दी थी। रेडी? यस। अमर भी बोट में उतर गया। अब यहाँ से दाईं ओर चलो। स्टीमर से लगभग 500 गज दूर आने के बाद उसने बोट रुकवाई और पानी में कूद गया। पायलट ने उसे बिल्कुल सही स्थान का पता दिया था। नीचे गहरे पानी में सचमुच विमान मौजूद था। विमान से ब्रीफकेस निकालने में उसे कोई परेशानी नहीं हुई। फिर वहीं पानी में रुककर उसने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी खोली और उसकी एक घुंडी पकड़कर चाबी बाहर खींच ली। अमर की घड़ी में चाबियों की बहुत सी गुंडियां थी। यह चाबी उसने ब्रीफकेस के ताले में प्रविष्ट कर दी। चाबी ताले के छेद में अटक गई। कुछ क्षण बाद वह बोट से कुछ दूरी पर पानी में उभरा। ब्रीफकेस मिला? हाँ मिल गया, मैं बोट पर आ रहा हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ यह ब्रीफकेस मेरी ओर उछाल दो। ओह, तुम मेरे साथ बेईमानी करना चाहते हो? हीरे अकेले ही हड़प करना चाहते हो? हा हा हा। अब यह नाटक छोड़ो, भारतीय जासूस अमर खन्ना। तुम अच्छी तरह जानते हो कि उस ब्रीफकेस में क्या है। ओहो, तो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ। तुम्हारी फाइल में अपने हेडक्वार्टर में देख चुका हूँ। तो फिर तुमने मुझे अपना साथी क्यों बनाया? इसलिए कि तुम सचमुच बहुत चालाक और बहादुर हो। मैं जानता था कि तुम यह ब्रीफकेस जरूर ढूंढ निकालोगे। इसे हासिल कर लेना कम से कम मेरे बस की बात तो थी नहीं, लेकिन अब मैं इसे तुमसे जरूर छीन सकता हूँ। ठीक है रोनाल्ड, मैं ब्रीफकेस तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम किस देश के लिए काम कर रहे हो। मेरा देश इजराइल है और यह ब्रीफकेस हमारी ही संपत्ति है। तो लो, अपनी संपत्ति संभालो। अमर ने ब्रीफकेस बोट की ओर उछाल दिया था और खुद पानी में गोता लगा गया। ब्रीफकेस बोट के फर्श पर गिरा और धड़ाम। अमर पानी के भीतर स्टीमर की ओर तैर रहा था, जो वहां से कुछ दूरी पर खड़ा था। अगले दिन अमर के मुख से सारी घटनाएं सुनकर अकबर का मुंह फूल गया। आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? यही कि मुझे तो यहाँ होटल के कमरे में बिठाए रखा और खुद इतने खतरनाक काम करते रहे। सॉरी डियर, दरअसल ऐसा मौका ही नहीं आया जो तुम्हारी जरूरत पड़ती। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने मिशन में सफल रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। लेकिन आपने उस ब्रीफ केस को बम में कैसे बदल दिया था? बम तो ब्रीफ केस में पहले से ही था। मैंने तो ब्रीफ केस के ताले में अपनी घड़ी की एक विशेष चाबी कील की तरह फंसा दी थी। जब ब्रीफ केस बोट बोट के फर से टकराया तो उस चाबी से ताले को चोट पहुंची और भीतर रखा हुआ बम फट गया। आपका भी जवाब नहीं। ब्रीफकेस को ही हैंड ग्रेनेड का रूप दे दिया, सिर्फ इसलिए कि जनरल दुबे ने मुझे ब्रीफकेस में रखे बम के बारे में बता दिया था। तो फिर अब वापस चलने की तैयारी की जाए।
जनरल दुबे मिशन की कामयाबी का समाचार सुनकर खुश हो जाएंगे। हाँ, आज रात ही हम वापस चल रहे हैं। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है। अच्छी कॉमिक्स थी। तो और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।